प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग पेश करते हैं आज का सबक, कुदरती वसाइल की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पार्ट 2। पार्ट 1 इस चैप्टर का हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है, आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो। जमात हफ्तुम के लिए स्टैंडर्ड 7th के लिए मजमून है हमारा साइंस, सब्जेक्ट है साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हवा या एयर की बारे में मालूमात हासिल किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर जो है हमने वहां पर देखे थे। आज जो है हम इस देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं पानी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए पानी की क्या खुसूसियत है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल किया गया है आपकी किताब में कि पानी जो है वो किन किन हालतों में पाया जाता है। तो हमें पता है पानी 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माय और गैस। ठोस यानी बर्फ की शक्ल में, जब पानी को जो है बहुत ज़्यादा सर्द किया जाता है या हम फ्रीज़र में उठाकर रखते हैं तो पानी जो है बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो उसकी ठोस हालत है। माय, आम दर्जे हरारत पर पानी जो है माय हालत में होता है, जिसका इस्तेमाल हम पीने के लिए भी करते हैं ना। और फिर तीसरी हालत है गैसी हालत, जब पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है तो वो गैसी हालत में होता है। तो इस तरह से पानी 3 हालतों में पाया जाता है। आम दर्जा हरारत पर पानी माय हालत में पाया जाता है। पानी जो है वो एक बहने वाली शय है, ठीक है। ये हमें पता है कि आम दर्जा हरारत पर पानी जो है कैसे पाया जाता है, माय हालत में पाया जाता है। और ये कैसी शय है, बहने वाली शय है। यानी अगर हम कहीं पे भी पानी को किसी ग्लास में या किसी बर्तन पे नहीं रखते हैं, हम ऐसे ही इसे जमीन पर अगर छोड़ देंगे, पानी कहीं जमीन पे गिर जाए तो ये बहने लगता है। पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं लेकिन हजम है। देखिए पानी की जो है कोई शक्ल या शेप नहीं होता। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। यानी पानी जो है उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिस बर्तन में जो है इसे रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी की कोई शक्ल नहीं होती लेकिन हजम होता है। बारीक से बारीक तरीन सुराख से भी जो है पानी रिसता है। देखिए अगर कभी पानी जो है किसी बोतल में भरा हुआ और कहीं पर अचानक से जो है सुराख हो जाए तो पानी जो है उसमें से गिरने लगता है। अगर हमने बोतल का ढक्कन सही तरह से बंद नहीं किए है तो भी पानी गिरने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो बारीक से बारीक तरीन सुराख से भी जो है रिसता है, यानी गिरने लगता है। अब एक छोटा सा तजुर्बा करने के लिए यहाँ कहा गया है कि एक प्लास्टिक की बोतल में जो है आधे से ज़्यादा पानी लीजिए, बोतल पर पानी की सतह के पास निशान लगाइए। ये बोतल बर्फ तैयार करने के लिए फ्रीज़र में खड़ी रखिए, ठीक है, खड़ा रखना है, आड़ी नहीं रखना है। कुछ घंटे बाद जो है फ्रीज़र को खोलकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हुआ है। अब जो है बर्फ की सतह को नोट कीजिए, वो पानी की सतह के निशान की बनिस्बत बड़ी हुई नजर आएगी। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए तस्वीर में भी अगर आप देखेंगे तो बोतल में पानी जो है कम है, जब वो बर्फ की शक्ल इख्तियार करता है तो वो पानी जो है ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। या कई दफा ऐसा भी होता है कि आपने पानी जो है पूरा फुल भर के रखा था बोतल में, और जब आप उस बोतल को फ्रीजर में रखते हैं तो कई दफा बोतल फट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پانی برف میں تبدیل ہوتے وقت اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے. ایکسپانشن آف واٹر اپون فریزنگ، یعنی جب پانی کو فریز کیا جاتا ہے، اس کو برف میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے پانی کی سطح جو ہے بوتل میں بڑی ہوئی نظر آتی ہے، یا اگر ہم نے بوتل بھر کر رکھے ہیں تو پانی کو پھیلنے جب جگہ نہیں ملتی تو بوتل پھٹ جاتی. ایک بالٹی لیجئے اور اس میں پانی بھریے اور اس میں مختلف چیزیں ڈالیے. ٹھیک ہے، پانی میں کون سی چیز ڈوبتی ہے اور کون سی تیرتی ہے، اس کی فہرست بنائیے. دیکھیے کچھ ہی چیزیں جو ہے پانی میں تیرے گی، کچھ چیزیں جو ہے ڈوب جائے گی. جیسے ہم اگر سکہ ڈالتے ہیں تو سکہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. پینسل، پلاسٹک کا بال، یہ تمام چیزیں جو ہے اوپر کیا ہوتا ہے، تیرتی رہتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی شے کا پانی پر تیرنا یا ڈوبنا اس شے کی کمیت پر نہیں بلکہ حجم پر منحصر ہوتا ہے. یعنی اس شے کا حجم جو ہے اس پہ یہ منحصر کرتا ہے کہ وہ شے ڈوبے گی یا تیرے گی. اس کی کمیت پر منحصر یا اس کے وزن پر منحصر نہیں کرتا. ایک گلاس لے کر اس میں تھوڑا پانی ڈالیے. اب برف کے کچھ ٹکڑے ڈال کر مشاہدہ کیجیے. برف جو ہے وہ پانی پر تیرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اگر ہم برف کو لے کر پانی میں ڈالتے ہیں تو برف جو ہے پانی پہ تیرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اگر پانی میں ڈالی جائیں تو ان کا وزن اگر زیادہ ہو، ان کا حجم بھی اچھا خاصا ہو، تو وہ کہاں چلی جاتی ہے، پانی میں نیچے سطح میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن برف جو ہے وہ پانی پر تیرتا رہتا ہے. ایسا برف جو ہوتا ہے وہ پانی کی بنسبت ہلکا ہوتا ہے. جب پانی منجمد ہو کر ٹھوس برف میں تبدیل ہوتا ہے تب اپنی اصل یعنی مائع حالت سے ہلکا ہوتا ہے. پانی کے منجمد ہونے کے دوران اس کا حجم بڑھتا ہے اور برف کی کثافت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اسی لیے برف کے ٹکڑے پانی پر تیرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ پانی جب منجمد ہوتا ہے تو اس دوران اس کا حجم بڑھتا ہے اور کثافت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے برف کے ٹکڑے پانی پر تیرتے ہیں. دیکھیے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کہ برفیلے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے پانی پر تیرتے رہتے ہیں. گلیشیئرز کس سے بنے ہیں؟ پانی سے ہی بنے ہیں. برف کی صورت میں جو ہے پانی جمع ہوا ہوتا ہے اور یہ بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہ پانی پر تیرتے رہتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر اس گلیشیئر پر کوئی جانور آ کر بیٹھ جائے، جیسے یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ برفانی ریچھ جو اس پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو بھی وہ گلیشیئر پانی میں نہیں ڈوب رہا. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو وجہ معلوم کرنی ہے اور مجھے پانی کی کثافت یا ڈینسٹی آف واٹر، شے کا حجم اور اس کی کمیت کا آپس میں تعلق. کسی ایک شے کے ذریعے گھیری ہوئی جگہ یعنی اس کا حجم ہوتا ہے اور شے میں مادے کی مقدار یعنی اس کی کمیت. یعنی جو شے جو ہے جتنی جگہ گھیرتی ہے وہ اس کا حجم یا والیوم کہلاتا ہے، اور شے میں مادے کی مقدار یعنی جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ اس کی کمیت کہلاتی ہے. تو کثافت برابر کیا ہے؟ کمیت بٹے حجم. کمیت گرام میں اور حجم جو ہے مکعب سینٹی میٹر میں ناپتے ہیں، تو کثافت برابر گرام بٹے مکعب سم. اس طرح کثافت کی اکائی گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے. Density of water is the weight of the water per its unit the volume. یعنی پانی کی کثافت کیا ہے؟ ایکچوئل میں پانی کی کثافت معلوم کرنا یعنی پانی کا وزن معلوم کرنا اس کے یونٹ والیوم میں. ٹھیک ہے، تو پانی کی کثافت کی اکائی جو ہے کیا ہوگی؟ گرام فی مکعب سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، کیوں ایسے ہوگی؟ ہم نے دیکھے کثافت برابر کمیت بٹے حجم ہوتا ہے اس لیے. اب دیکھتے ہیں anomalous expansion of پانی کا water. خلاف معمول رویہ. پانی کیا کا ہے پانی کا خلاف معمول رویہ دیکھتے دیکھتے ہیں. عام طور پر مادے کا درجہ حرارت کم کرنے پر اس کی کثافت بڑھتی ہے اور حجم کم ہوتا ہے،
लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना है। किस तरह? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक समंदर है जिसमें ऊपर जो है बर्फ जमी हुई है, और अगर समंदर की ऊपर की तह पे बर्फ है तो हमें यही लगेगा ना कि नीचे भी बर्फ होगी, नीचे भी पानी जो है इंतहाई ठंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पानी की कसाफत की इनफरादियत है। आम दर्जे हरारत का पानी ठंडा करने लगे तो आम मायात की तरह उसकी कसाफत भी बढ़ती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे ज्यादा होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का दर्जे हरारत कम किया जाए तो इसकी कसाफत में कमी होकर उसका हजम अब बढ़ने लगता है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जे हरारत कम होता जाए तो पानी फैलने लगता है। इसी को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। होना ये चाहिए था कि वहां पर दर्जे हरारत जो है कम करने पर हजम भी कम होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पानी फैलना शुरू होता है, और इसी को पानी का खिलाफे मामूल रवैया कहा जाता है। देखिए एटमॉस्फेयर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर देख रहे हैं आप, फिर यहाँ पे क्या जम गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जमा हो गई। अब उसके नीचे पानी का दर्जा हरारत किस तरह होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, और फिर उसके बाद जो है एकदम नीचे जो है 4 डिग्री होगा, 4। अब बेहद सर्द इलाकों में नदियां, तालाब वगैरह जम जाने के बावजूद आबी हैवानात किस तरह जिंदा रहते हैं? अभी हमने देखे ना किस तरह जिंदा रहते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे अंटार्कटिका वगैरह इलाके हैं, हिमालय के इलाके हैं जहां साल भर जो है बर्फ जमी होती है, तो जाहिरी बात है पानी भी बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो अब पानी बर्फ में तब्दील हो गया तो उसमें मौजूद जानवर जो है वो मर जाएंगे, लेकिन वो नहीं मरते, वो जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखे ना कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वाटर एट द सरफेस ग्रेजुअली फ्रीजेस द आइस, but the water under the ice layer remains at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंदर का जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, इससे कम जो है उसका दर्जे हरारत नहीं होगा, और इस दर्जे हरारत पर पानी क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जानदार जो है उस दर्जे हरारत पर जिंदा रहते हैं। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को जिंदा रखने का इंतज़ाम जो है किया हुआ है कि पानी में मौजूद जानदार जो सर्द इलाकों के पानी में मौजूद है वो किस तरह से जिंदा रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर पानी का रवैया ही बदल दिया कि पानी जो है खिलाफे मामूल रवैया अख्तियार करता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी फिर फैलने लगता है। इस तरह से आबी हैवानात जो होते हैं सर्द इलाकों में भी जिंदा रहते हैं। अब एक छोटा सा तजुर्बा है कि 2 बड़े ग्लास लीजिए, इनमें पानी डालिए। एक ग्लास के पानी में 4 से 5 चमचे नमक डालना है और उसको पूरी तरह हल करना है। दूसरे ग्लास के पानी में एक आलू डालिए, आलू जो है पानी में डूब जाएगा। जो सादा पानी है उस सादे पानी में आलू डालना है तो आलू जो है पानी में डूब जाता है। यहाँ पे दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हो कि अंडा डाला जा रहा है, तो ये आप भी कर सकते हैं। आलू नहीं मौजूद है तो आप जो है अंडा डालिए, अंडा जो है सादे पानी में डूब गया। अब क्या करना है, उस आलू को उस ग्लास में से निकाल कर फिर नमकीन पानी डालना है जिसमें आपने शक्कर भिगा के रखे, नमक जो है भिगा कर रखे थे। नमक पानी में डालने से उस गिलास के पानी की कसाफत बढ़ जाती है और बढ़ी हुई कसाफत की वजह से आलू पानी में तैरने लगता है ना चौंका देने वाली बात कि जब सादा पानी था तो आलू अंदर डूब गया, अंडा भी जो है अंदर डूब गया, लेकिन जब हमने उसमें नमक डाल दिए और नमक अच्छी तरह से घुल गया तो फिर उसके बाद आलू जो है सतह पर तैरने लगा, अंडा भी जो है सतह पर तैरने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नमक में पानी डालने से उस गिलास के पानी की कसाफत बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, और बढ़ी हुई कसाफत की वजह से आलू जो होता है वो पानी में तैरने लगा। देखिए टैप वाटर में जो हमारा सादा पानी है, पीने का पानी है, उसमें अंडा कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा
और सॉल्ट वाटर में कहाँ रहेगा, ऊपर तैरता रहेगा। बहुत आसान सा तजुर्बा है, आप लोग घर में करके जरूर देखिए। कुएं या तालाब के पानी में तैरने की बनिस्बत समंदर में तैरना क्यों आसान होता है? अभी हमने एग्जाम्पल देखे ना कि जो पानी में नमक हो, और हम जानते हैं कि समंदर का पानी जो है खारा होता है, उसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है। The reason why it is easier to swim in sea water is because of its density, उसकी कसाफत की वजह से। Sea water is denser than the fresh water because of the salt content, जो उसमें नमकियात होती है, नमक होता है, उसकी वजह से सी वाटर जो होता है, समंदर का जो पानी होता है, उसकी कसाफत ज्यादा होती है फ्रेश वाटर की बनिस्बत। यानी कुएं या तालाब का जो पानी है वो फ्रेश वाटर होता है, उसमें है ना, ताज़ा पानी होता है, तो कसाफत ज्यादा होने की वजह से उसमें तैरना बहुत आसान होता है। तो समंदर में जितनी ज्यादा खारापन होगा उतना ज्यादा आसान होगा उस समंदर में तैर। पानी में हल होते वक्त नमक के जर्रात जो है उसमें फैल जाते हैं। अभी हमने जो छोटा सा तजुर्बा किए कि हमने क्या किए, पानी में नमक को हल किया और फिर हमने क्या किया, उसमें आलू या अंडे को छोड़े, है ना। तो जब हम पानी में नमक को हल कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता नमक के जर्रात क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं, और आखिर में वो इतने महीन हो जाते हैं, इतने बारीक हो जाते हैं कि नजर नहीं आते, यानी वो पूरी तरह पानी में मिल जाते हैं, और इसी को हल होना कहते हैं। बिल्कुल नमक की तरह शक्कर, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पानी में हल पजीर होती है। आपकी कोई टैबलेट है वो भी जो है पानी में हल हो जाती है। तो इस खुसूसियत को क्या कहते हैं, हल होना। अब मुनहिल किसे कहते हैं, जो शय हल होती है, जैसे नमक, शक्कर वगैरह, जो भी शय है, हल्दी है, नमक है, शक्कर है, जो भी शय पानी में हल हो रही है उसे मुनहिल कहा जाएगा। मुहल्लिल किसे कहते हैं, जिस शय में मुनहिल हल होता है, तो पानी, यहाँ पे पानी जो है क्या है, मुहल्लिल है। अब महलूल किसे कहेंगे, जब मुनहिल मुहल्लिल में पूरी तरह हल हो जाता है तो वो महलूल बन जाता है, वो पानी नहीं रहता बल्कि वो क्या हो जाता है, महलूल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नमक मिलाने के बाद उस पानी का रंग जो है तब्दील हो गया, तो ये क्या बन गया, नमक का महलूल बन गया। अब देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर। ये तो हमने पानी की तमाम खुसूसियत देख ली है, अब हम पानी के चंद इस्तेमालात देखते हैं। हम ये जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि सबसे अहम इस्तेमाल ये है कि पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं। पानी के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, है ना। अगर पानी ना मिले तो हम मर भी सकते हैं, तो ज़िंदा रहने के लिए पानी जो है सबसे अहम ज़रूरत है। उसके अलावा पानी के और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। नहाने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, खाना पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, घर की साफ़ सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही नबातात को भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो गार्डनिंग में भी पानी का इस्तेमाल होता है। पानी जो है एक आफाकी मुहल्लिल है, यानी पानी जो है किसी भी शय में आसानी से हल हो जाता है ना। पानी कई किस्म की अशिया में, पानी में कई किस्म की अशिया हल होती हैं, यानी पानी एक आफाकी मुहल्लिल है। मुहल्लिल के तौर पर अब इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी जगह पर होता है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल नीड्स में होता है, जैसे मैंने बताई तमाम नबातात को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो एग्रीकल्चरल नीड्स में, ज़राअत में पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा कारखानों में, इंडस्ट्रियल नीड्स में, कारखानों, तजुर्बा गाहों में, ग़िज़ाई अशिया और जिस्म के अंदर होने वाले हाजमे के अमल और इखराज जैसे हयाती अफ़आल में भी जो है पानी का इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक नीड्स में पानी का इस्तेमाल होता है, अभी हमने देखे घरेलू काम करने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आज का चैप्टर जो है
وہ پانی کے بارے میں تھا، پراپرٹیز آف واٹر کے بارے میں تھا. تو آج کا سبق ہمارا یہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوتے ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور وہاں پر کوشچن کر سکتے ہیں. اور اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے. آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.